फाइनेंस, इसमें से अगर इसकी वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो समझ लो कि पूरे सीए के अंदर ही इसकी वेटेज, आपके पेपर के अंदर भी मैक्सिमम, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी मैक्सिमम, आपके नेक्स्ट जो स्टडीज हैं कैफ और सी फैप और एमएसए तक इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये सेम तरीके से हर जगह अप्लाई होता है। हाँ, मसला इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि ये सबसे मुश्किल क्यों समझा जाता है। ये बंद कर दो मोबाइल अपने, बल्कि होने नहीं चाहिए मोबाइल सामने, ठीक है, ऐसे बंदे की नजर चली जाती है। मोबाइल अपने बैग में रखो, ठीक है, बाहर भी नहीं होने चाहिए। इसमें मसला क्यों आता है? सिर्फ मसले की सबसे बड़ी वजह कि जब आप डिफरेंट क्लासेस में जाते हो, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर है। जैसे ये अकाउंटिंग में भी है, ये अकाउंटिंग की 2-3 टाइप्स हैं, ये वहां पर भी इस्तेमाल हो जाता है। अब आपको सारे टीचर इसको अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इसकी सही ग्रिप नहीं आती। हर दफा हर टीचर एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ा रहा होता है, फार्मूले थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं चेंज होता, आंसर नहीं चेंज होता, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा याद करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सबसे ज्यादा ये कहां पढ़ा जाता है, वो पीआरसी के अंदर पढ़ा जाता है। कि मतलब जितना आप यहां पर पढ़ोगे ना, आगे इसके टुकड़े हैं, कोई एक फार्मूला किसी बुक में इस्तेमाल होगा, दूसरा फार्मूला किसी और बुक में इस्तेमाल होगा, बट यहां पर सारा ही है, यहां कंप्लीट है। तो अगर आप चाहो तो इसके एक अपने नोट्स बना के रखिए। जब भी फाइनेंस की कोई भी एलिमेंट है, उसी में से कुछ ऐसा होगा, कोई फार्मूला होगा जो आपने इस्तेमाल करना हो। मैं कोशिश तो करूंगा कि आपको 2 से ज्यादा फार्मूले बताऊं, ताकि जो बाद में आप इस्तेमाल करते हो वो भी आपको पता हो। तो फाइनेंस होता क्या, पहले तो ये बंदे को पता होना चाहिए फाइनेंस किस चीज को कहते हैं, फाइनेंस के अंदर क्या चीजें हम करते हैं। अगर इसका प्रैक्टिकली मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, कंपनी जब किसी से पैसा ले या किसी को दे, इसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल। पैसा किसी से लेना या किसी को पैसा देना बिजनेस के अंदर। अब पैसा तो बहुत ज्यादा चीजों में आता जाता है, मेन क्या होता है? मेन होता है कैश किसी को देना और कैश किसी से लेना, कैश फॉर्म में। अगर आप कोई गुड्स दे रहे हो, उससे भी तो पैसे लेने हैं, उसी बंदे ने पैसे वापस किए, तो ये फाइनेंस नहीं है। किसी को लोन देना, किसी से लोन वापस लेना, ये तो हो गया फाइनेंस। और दूसरा, अगर आप इसका मतलब समझो, तो कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी कहती है मुझे फाइनेंस की जरूरत है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या कहती है? मुझे फाइनेंस की जरूरत है। और जब आपको पैसे का मसला होता है तो आप क्या कहते हो? यार इसकी ना फाइनेंशियल हालत नहीं ठीक, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो क्या मतलब होता है? पैसे की तंगी है। तो फाइनेंस हुआ क्या फिर? पैसे को कहते हैं। फाइनेंस किसे को कहते हैं? पैसे को। अब पैसा जब किसी को हम देते हैं तो ठीक है, पैसा दे दिया, और हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो पैसे के ऊपर हमने रेंट चार्ज करना है, जिसको कुछ लोग मार्कअप कह देते हैं तो कुछ लोग इंटरेस्ट कह देते हैं। मतलब जैसे आप घर किसी को इस्तेमाल करने के लिए दो तो उसका रेंट लेते हो ना, गाड़ी अपनी किसी को इस्तेमाल के लिए दो तो भी रेंट लेते हो। पैसा क्योंकि एसेट है, तो बिजनेस ने, क्योंकि बिजनेस ने इस्लाम तो नहीं पढ़ा, हाँ इस्लाम में बिजनेस है, लेकिन बिजनेस जो लोगों ने किया वो कहता है जनाब हर एसेट जो आप किसी को दो उससे उसका रेंट लो। अब लोगों ने कह दिया जी मार्कअप है, कुछ लोगों ने कह दिया जी इंटरेस्ट है, कुछ लोगों ने कह दिया जी ये तो सूद है, हराम है, कुछ मुख्तलिफ इसके नाम है। अरबी में से क्या बोलते हैं? सूद नहीं, अरबी में एक और नाम है, ये तो उर्दू का लफ्ज है, रिबा। अरबी में से क्या बोलते हैं? रिबा। अब सुने, जब कोई बंदा या कोई कंपनी किसी से पैसा देगी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो। जैसे सपोज दैट भाई एक बंदा कहता है जी मुझे 1000 रुपया दे दो,
मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा। तो ठीक है, तू मेरा 1000 रुपया 1 साल के लिए इस्तेमाल करेगा, मैं आपको इसके ऊपर 10% चार्ज करूंगा, मैं ये एक अमाउंट आपको चार्ज करूंगा, अगर जब आप वापस मुझे देना तो मुझे इसका 100 रुपया ज्यादा देना। 10% 1000 का कितना होता है? 100 रुपया। मतलब अगर वो आपको वापस देगा तो वापस कितने पैसे देगा? अगर नहीं मुझे 2 साल बाद वापस चाहिए तो फिर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर आपका 100 और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, 3 साल 1 साल 100 और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी को पैसा देंगे या लेंगे, वापस उतने पैसे नहीं करने बल्कि उससे ज्यादा करने। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्यों ऐसी चीजें वजूद में आई? वो कहते हैं कि अगर सपोज दैट आज 1000 रुपया किसी चीज की वैल्यू है, जैसे ये मैं पेन की कीमत की बात करता हूं, ये 1000 रुपए का पेन है। अब मैंने ये 1000 रुपए का पेन नहीं लिया बल्कि वो 1000 रुपया किसी को उधार पे दे दिया। अब 1 साल के बाद उसने मुझे पैसे वापस कर दिए, मैं पेन खरीदने गया तो अब पेन की कीमत ही 1100 है। पेन की कीमत अगर मैं उससे 1100 डिमांड करूंगा तो ये क्या गलत है? एक तो मैंने अपना 1000 रुपया उसको दिया, मैंने पेन खरीदना था, मुझे पेन की जरूरत थी, मैंने पेन भी नहीं खरीदा। दूसरा, जब मैं वापस ले रहा हूं 1000 रुपया तो मुझे तो 100 रुपया जेब से देना पड़ रहा है। तो मैं ना उसे कहूं कि मुझे भाई साहब मैंने तो पेन खरीदना था, मुझे पेन खरीद के दे। अब इस्लाम के अंदर क्या जो हम कहते हैं कि सूद हराम है, वो बिल्कुल हराम है जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन सूद की डेफिनेशन कौन कर रहा है? सूद की डेफिनेशन में प्रॉब्लम। अब मैं आपको दोबारा बताने लगा हूं, सूद में और इस्लाम की तिजारत में अगर मैं किसी को कहूं कि ये मुझे 1000 रुपया जब वापस दो, मुझे 1100 रुपया दो, ये सूद है। अगर मैं उसे कहता हूं कि भाईजान मैंने पेन खरीदना है जो आप 1000 रुपया मुझसे लेकर जा रहे हो, जब मुझे वापस देना ना तो मुझे ये पेन खरीद के दे दे। आज पेन की कीमत 1000 है, मैंने खरीदने लगा हूं, चेक कर लो जाके, जब मुझे वापस पैसे देना तो मुझे 1000 रुपया ना देना, मुझे यही पेन दे देना। अब वो जो पेन की वैल्यू होगी, जब वो मुझे वापस पैसे देगा तो वो 1100 रुपए का पेन खरीद के देगा। अब ये बात तो एक सेम लग रही है ना कि अगर मैं 1100 मांगता तो सूद है, लेकिन मैं कहता हूं मुझे पेन की कीमत चाहिए तो वो सही है, वो हलाल है, वो इस्लाम में भी ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि मांग रहा है। इस्लाम ने कहा है कि जब भी किसी से पैसे का लेन देन करो ना, वो किसी चीज की कीमत मुतय्यन करो पहले, वो इधर इधर बातें नहीं करनी, किसी चीज की कीमत, और वो चीज कौन सी होनी चाहिए? जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। लोगों ने गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड समझ लिया कि भाई साहब आज जैसे 2.5 लाख 1 तोला की कीमत है, वो कहते हैं कि यार ऐसा है, आप मुझसे 2.5 लाख रुपया मांग रहे हो, सोने का 1 तोले की कीमत 2.5 लाख रुपए है, कल को मैंने अपने बच्चों को सोना दूंगा या मुझे सोने की जरूरत पड़ गई, तो अगर वापस आप दो तो तब सोना अगर 3 लाख का हो गया, मेरा तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा, और इस्लाम किसी का नुकसान नहीं चाहता। अब उसने क्या किया कि जब वापस पैसे देगा वो 2.5 लाख रुपया नहीं देगा, बल्कि क्या देगा? 1 तोला खरीद के दे देगा। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम? क्या है, जब हम किसी को पैसे फिक्स कर देते हैं ना, भाई 1000 के ऊपर मुझे 1100 ही चाहिए, ये सूद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये पेन वापस खरीद के दे देना, वो 1100 का भी हो सकता है, वो 1050 का भी हो सकता है, वो 1020 का भी हो सकता है, नुकसान मेरा भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे पेन चाहिए था, पेन मुझे मिल गया, नुकसान उसका भी नहीं हुआ। कम भी हो सकता है ना, मुझे वो पेन खरीद के दे देगा, लेकिन 99% आपको क्या लगता है बढ़ता है, और ये इसी वजह से बढ़ता है कि कम अगर कम होना शुरू हो गया तो सर्द बाजारी हो जाती है, लोग लेन देन नहीं करते, लोग पैसा किसी को उधार नहीं देना छोड़ देंगे। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर इंटरेस्ट की बात होगी, लेकिन हम इसको और भी प्रॉपर तरीकों से देखेंगे कि इस्लाम के अंदर सूद हराम है, और सूद असल में कहते किसको है। एक इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज देते हो, वही चीज ज्यादा मांगो तो सूद है,
आपने किसी को 40 किलो गंदम दी, उनसे कहा वापस मुझे 45 किलो गंदम देना, ये हराम है। आपने उसको 40 किलो गंदम के पैसे दे दिए, सपोज 5,000, और उसे कहा मुझे वापस कितने पैसे देना, 40 किलो गंदम के। उसने आपको वापस भी 40 किलो गंदम के पैसे दिए, बट दिए 6,000। वजह क्या हुई? गंदम की कीमत बढ़ गई। ये 100% हलाल है। ये जो आप 1,000 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये 100% हलाल है, क्योंकि आपने गंदम एक दाना भी ऊपर नहीं ली। आपने 40 किलो गंदम दी थी, 40 किलो गंदम वापस ले रहे हो। इसमें दोनों पार्टी का नुकसान नहीं है। कीमत कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट हमें तो गंदम चाहिए थी, गंदम तो मिल गई। मैं आपको एक और सादा सी बात बताता हूं, अगर सही इस्लाम पर अमल करना है, आपको क्या चाहिए? आपके पास सपोज इस टाइम 50 लाख है, और आपको घर में कोई बंदा कह देता है यार 50 लाख मुझे दे दो, मैं अपना बिजनेस कर लूंगा। आपने क्या करना है 50 लाख का? आपको क्या चाहिए 50 लाख में? तो आपने कहा जी मैंने ये प्लॉट खरीदना है, 4 साल बाद इसके ऊपर मैंने घर बनाना। वो कहता चलो ठीक है, 50 लाख मुझे दे दे, मैं 4 साल बाद आपको ये प्लॉट खरीद के दे दूंगा। जब आपने तो घर अभी तो नहीं बनाना ना, 4 साल बाद ही बनाना है ना, तो उस टाइम जितनी इसकी कीमत होगी वो मैं दूंगा। ये 100% हलाल है। अब इसमें क्या है, आपने प्लॉट खरीद करके रखना ही था ना 4 साल के लिए, घर अभी तो नहीं बनाना था ना। तो 4 साल बाद जब आपने घर बनाना था, वो भाई साहब इस 50 लाख को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उससे फायदा हासिल करेगा, कोशिश करेगा, 4 साल बाद पैसा इकट्ठा करेगा, अपना भी उसका फायदा होता रहेगा, और वो आपको प्लॉट भी खरीद के दे देगा। ये एक अलग बात है कि वो बाद में कल को मुकर जाए कि तू कौन तो मैं कौन, क्योंकि जब बंदे को जितने ज्यादा पैसे दे दो ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। कि इसलिए किसी को भी उधार देते हैं तो थोड़ी सी उधार देते हैं, वापस भी नहीं मांगते, तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ताकि वो दोबारा ना मांगे। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत खतरनाक बात होती है कि अगर कोई बंदा आपको पैसे वापस दे दे तो वो उसका ट्रस्ट डिवेल्प हो जाता है, फिर अगली दफा वो ज्यादा पैसे मांगे। चले जी, तो ये तो एक थोड़ा सा फाइनेंस का इंट्रोडक्शन। और हमने क्या करना है, हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में फाइनेंस डिफरेंट टाइप्स का है कि वो जो इंटरेस्ट है ना, वो कितना चार्ज करना है। जैसे अभी मैंने कहा ना, किसने प्लॉट दे दिया, किसने जी गंदम का को बराबर रख दिया जी गंदम, मैंने एक पेन की वैल्यू के बराबर कह दिया, मुझे पेन की जरूरत होती है। अब सर अगर हम किसी चीज के बराबर की कीमत ही दे दें और कीमत ही वापस ले लें, कीमत वापस अगर वही तो करते हैं, वो तो इस्लाम में हलाल है, बिल्कुल हलाल है। जैसे मैंने आपको कहा ना, आपने कहा जी ये 40 किलो गंदम की कीमत है 5,000 रुपए, मुझे वापस 40 किलो गंदम की कीमत दे देना, ये 100% हलाल है। यही तो इस्लाम ने, इसी को तो तिजारत कहा है कि ये ऐसा कर सकते हो तिजारत के अंदर। लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे 5,000 की बजाय 6,000 देना, ये हराम है। या 40 किलो गंदम की बजाय मुझे 50 किलो गंदम की कीमत देना, ये हराम है। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। अब हमारे पास फाइनेंस को सीखने के लिए या कितने पैसे देने हैं वापस, ये हमें बुक में किसी और तरीके से पढ़ाया गया है। इस्लाम में तो क्या है ना, चीजों की वैल्यू, मैं कहता हूं आज यही चीज ऐड हो जाए ना पाकिस्तान के अंदर कि ये सूद खत्म हो गया, ये चीज ऐड हो रही है किसी चीज की वैल्यू के बराबर, तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरा तो वो हराम से बच जाएंगे और जिंदगी भी आसान हो जाएगी। हाँ जी, तो फाइनेंस हमारा बेसिकली कई टाइप का होता है। दूसरे लफ्जों में जैसे अभी हमने कहा जी फ्यूचर के अंदर कितने पैसे वापस करने हैं, तो फाइनेंस ने एक तरीका बताया है सिंपल इंटरेस्ट का। कहते भाई साहब एक सिंपल तरीका है, उससे कर लेना। एक है कम्प्लेक्स, जिसे कंपाउंड कहते हैं। वो कहते हैं जी एक और तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एक तरीका बताया है एन्युटी का। ये 3 तरीके फाइनेंस ने हमें सिखाने हैं कि भाई किसी को पैसे दो तो वापस कितने लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं तो वापस कितने लेने हैं। एन्युटी, ANNUITY, एन्युटी। तो हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से, और मैंने पूरा फाइनेंस इसी पे खत्म करना है।
सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक्स सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर उसके बाद आगे फार्मूला चेंज होगा, बस कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और इसी के ऊपर हमारा टाइम लगना है, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जितने दिन भी लगने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लगने हैं। बाकी फिर एक एक दिन हर कॉन्सेप्ट। तो यही सिंपल इंटरेस्ट के वक्त आपने ना तो छुट्टी करनी है ना लेट आना। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? अगर मैं सादा सी बात बताऊं, 1000 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिया था, 100 लिख देता हूं। आपने किसी को 100 रुपया दिया, किस रेट पे? 10% पे। 100 रुपया दिया 10% के हिसाब से। वापस कितने लेने हैं साल बाद? एक्स्ट्रा कितना लिया? 10 रुपए। ये जो आप पैसा देते हो ना, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक होगी बात? और जिस रेट के ऊपर देते हैं इसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर 1 साल बाद ही आपने पैसे वापस ले लिए तो आपको वापस कितने पैसे मिलेंगे पता है? 110। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू, या इसको बोलते हैं मैच्योर वैल्यू। इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये इसके नाम है। प्रिंसिपल अमाउंट के भी फिर नाम लिख लो, इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब क्या है? आज जो पैसा दोगे उस पैसे की वैल्यू प्रेजेंट, और जो वापस लोगे उसकी पैसे की वैल्यू फ्यूचर। मतलब जैसे वही बात कर रहा हूं, जैसे इस पेन की बात कर रहा हूं, आज इसकी कीमत कितनी है? 100। साल बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 110। आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, और साल बाद की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। तो मैं आज जो पैसे दूंगा वो प्रेजेंट वैल्यू पे दूंगा, जब वापस लूंगा तो इसकी फ्यूचर वैल्यू वापस। ओके की बात? अब इसका कोई फार्मूला भी है। इसमें टाइम कितना लगा भला? टाइम का भी कोई जिक्र है इसके अंदर? टाइम भी इसके अंदर है, और वो है 1। अगर आप चाहो कि 110 मुझे डायरेक्ट मिल जाए, या आप कहते हो जनाब इंटरेस्ट फाइंड कैसे होता है? I इज इक्वल टू PRT, जिसमें I क्या होता है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। P क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू। R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या होगा फिर? टाइम। I इज इक्वल टू PRT। P स्टैंड फॉर जो पैसे लिए या किसी को दिए, R किस रेट पे दिए, T कितने साल के लिए दिए, और I उसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। जैसे अभी इस सवाल की बात हम करें तो I बराबर है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1। हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? इंटरेस्ट कहते किसे भला? जो पैसे आपने दिए उसके ऊपर जो एडिशनल मिले उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ओवर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? ओवर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके की बात? आगे देखते हैं फिर इसके अंदर।
ये ना स्पीडी लिखा करो साथ साथ। और छोटा कर दे। अभी भी नहीं आ रहा था। क्या देखना क्या है? ये भी दिखना है अभी? नहीं सर, बस 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 ऊपर कर, थोड़ा नीचे कर दे। देख लिया? सर ये लिखा है ऊपर का लिखा है। लिख लिया? अच्छा, कल ना मैं ये आपको ना ये सारा वैसे भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ये सर आप करते कोई नहीं है, मुझे पता हमने नहीं करना। नहीं, पहले ऐसे नहीं करता ना तो फिर बंदे ना निकम्मे हो जाते हैं। जब कुछ चीज एक फैसिलिटी हमें मिलती है ना, हम निकम्मे हो जाते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी, लोगों ने क्लास लेना कम कर दी कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है ना, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग भेजनी तो किसी को नहीं। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं ना कि जिसको वाकया कोई वैलिड रीजन होगी कोई किसी किस्म की, तो उनके लिए है कि उनका नुकसान ना हो। अदरवाइज जो छोटी मोटी रीजन है ना, उसके लिए तो नहीं। चले जी, नेक्स्ट आ जाए फिर। अब हम इसके अंदर ना, आपके पास ए स्टैंड फॉर है फ्यूचर वैल्यू। ए स्टैंड फॉर आपको फ्यूचर वैल्यू कैसे मिलती है? एक जो आपने पैसे दिए प्लस एक्स्ट्रा कितने मिलते हैं? जो पैसे आपको फ्यूचर में मिलने होते हैं ना, ए स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, और आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। अब अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा एक्सपैंड करने की, तो P प्लस आई का मैंने अभी अभी फार्मूला लिखवाया, क्या था? PRT। और इसमें से P साइल का कॉमन ले लो, तो ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया। एक फार्मूला ये इस्तेमाल होना है जी आपके इस कॉन्सेप्ट में, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT, जिसमें A क्या चीज है? फ्यूचर वैल्यू। P क्या है? प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट। और इसमें R क्या है? रेट। T क्या है? ओके की बात। अब पेपर में क्या होगा कि इस चार चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, अगर ओवरऑल देखो तो उनमें से हमेशा वो तीन चीजें किसी ना किसी तरीके से दे देगा और चौथी चीज हमसे फाइंड करवाया करेगा। इसमें एक और भी फार्मूला छुपा हुआ है, निकाल लें उसको। P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस RT। ये फार्मूला कैसे बना पता चल गया? क्या किया? वो 1 प्लस RT को इधर आकर तो P का फार्मूला बन गया। तो डायरेक्ट P फाइंड करना है, A फाइंड करना है या I फाइंड करना? ये यहां से फार्मूला बनाया, ये T भी है, T भी है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹40,000 at the rate of 12% per annum for 5 years. Find its future value and amount of interest. मिस्टर ए ने 40,000 इन्वेस्ट किया, किस रेट पे? 12% के हिसाब से, 1 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए। आपने बताना है कि 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी।
अब एक मैं सादा एग्जांपल बताऊं, आपने जिस बंदे को सपोज दैट कोई चीज दी है, आज उसकी वैल्यू कितनी है 40,000, और आप चाहते हो कि 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। ये उसने बताया कि भाई वो 12% हर साल बढ़ती रहेगी। 64,000। तो क्या करेंगे जनाब, फार्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू का, A इज इक्वल टू पी इनटू, तो ये जो 40,000 है ये क्या है, ये जो आज हम किसी को अमाउंट देते हैं या उनसे लेते हैं। 5 साल क्या चीज है, और ये 12% क्या है, सवाल तो हमारा हो गया। पी कितना आ गया 40,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, और टाइम कितना है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 64 54 64,000। अब ये आ गई फ्यूचर में। अब आपने एक बात और बतानी है फातिमा, सवाल नोट हो गया। इसी सवाल के अंदर बगैर कैलकुलेशन के बताओ कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। 24,000। कैसे पता चला, 40,000 हमने इन्वेस्ट किया था, आज वापस कितने मिल रहे हैं 64। जितनी भी एडिशनल अमाउंट वापस मिलती है वो इंटरेस्ट। और अगर आप कहते हो कि हमने फार्मूले से भी निकालना है तो वो भी निकाल लो। I इज इक्वल टू PRT। P कितना है 40,000, R कितना है 12%, टाइम कितना है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 24। क्लियर होगी बात यहां तक। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हर सवाल के अंदर मैं चाहता हूं कि एक एडिशनल बात मैं सिखाता हूं जो साथ साथ, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन अगर ऐसा ही दोबारा लिख दिया तो उसका फायदा नहीं है। एक नए साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लिखवाता जाऊंगा। An amount of rupees 70,000 invest at the rate of 8% for 8 years and 10 months. Find its future value. And interest. पता चल गया नई चीज क्या सिखाने लगा इसमें, क्या टाइम। जब आपका पास टाइम मंथ के अंदर आ जाए, ये जो रेट होता है ना, अगर कुछ भी ना बताया हो तो ये रेट हमेशा पर एनम होता है। ये पर एनम क्या मतलब है, सालाना रेट। अब जब ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ लोग तो इसको डिफरेंट तरीकों से करते हैं, मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं, क्योंकि अब है कैलकुलेटर। पहले बड़े तरीके होते थे, अब जो कैलकुलेटर है जब उसने सब कुछ हल ही कर देना है, तो जब भी आपने ये सवाल हल करना है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। P कितना है 70,000, रेट कितना है 8%, ये तो पता है ना परसेंटेज को कन्वर्ट करना डेसिमल में। यस। इनटू T है 8 साल 10 महीने, ऐसे लिखना है। पता चल गया 8 साल 10 महीने कैसे लिखने हैं, 8 प्लस 10/12। जितने भी मंथ है ना प्लस करके मंथ बाय 12 करके लिखना है। जी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रेट है ना वो पर है ना, क्या 8 साल 10 महीने 8/10/12 लिखना है। जी किसमें, अच्छा ये बताओ ना। अच्छा एक ना आपके इर्द गिर्द की ना आवाम ना मुझे लगता है बातें कर रही है, तो शायद इस वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां से साफ नजर आ रहा है कौन क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना है, ये ना हो कि बाद में फिर कोई टेंशन हो जाए।
ये यहाँ से मुझे इवन के सारा कुछ नजर आ रहा होता है, तो इसलिए मुंह तो नजर आ ही रहे होते हैं। देखिए इधर गौर फरमाए, 70,000 इन्वेस्ट किया, पी हो गया, 8% रेट हो गया, टाइम है 8 साल 10 महीने। अब महीने साथ आ गए, तो मंथ जब भी लिखने हैं ना, मंथ बाय 12 करके लिखना होता है। अब 8 साल पूरे थे यहां, और महीने थे 10, तो आपने लिखना कैसे, 8 + 10/12। ओके, अब ये आसान तरीका होता है, ऐसे ना बाकी कन्वर्ट करते में थोड़ा टाइम जाया होता है। तो जब भी ईयर और मंथ साथ साथ हो, उसके लिखने का यही तरीका। हाँ जी, हल कर लें जरा, अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर दें। 114,946 अब पॉइंट को मैंने इग्नोर किया ना। अब जरा एक और बात सुने, इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे आएगा भला? 70,000 इसमें से माइनस कर दें, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर फार्मूला लगा दें, I = PR। ओके, बात हो गई। तीसरी बात, ये मैं वो हर एक सवाल के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेपर में नोट करना, कर तो नहीं रहता कोई? चल, एन अमाउंट of rupees 150,000 invest at the rate of 15%, बल्कि ये 15% लिखो, at the rate of 1.5% per month for 10 years 8 month, find future value। अब क्या चीज नहीं आ गई? आपको जो रेट है ये भी पर मंथ गिवन है, और पुराना कॉन्सेप्ट भी साथ है। हमें टाइम भी सालों के अंदर चाहिए होता है, और रेट भी सालों के अंदर चाहिए होता है, पर एनम। अगर एक महीने का रेट है ना, तो इसको मैं चाहता हूं कि मुझे आर चाहिए साल के अंदर, तो 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो जाएगा 18%। जब भी अगर पर क्वार्टर होगा तो क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो पर एनम हो जाता। आपको एक महीने का रेट गिवन है, और मैं चाहता हूं मुझे साल का रेट चाहिए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर आपको एक क्वार्टर का रेट गिवन है और आपको साल का रेट चाहिए, तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं जी। नहीं, मैं मुझे ये समझ नहीं आती, मैं कहता हूं एक पेन की कीमत 10 रुपए है, 12 पेनों की कीमत कितनी होगी? आप कहते समझ नहीं आई। 12 है, वैसे आप लोगों की 5वीं क्लास पास है सबकी। एक महीने का रेट गिवन है, मैं कहता हूं कि रेट हमेशा पर एनम होता है, पर एनम मतलब पूरे साल का। तो एक महीने का रेट गिवन है, मैं कहता हूं जी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो साल का रेट आ जाए। समझ नहीं लगी? अब समझ लगी ना? फिर आपका जो लेवल है ना वो माशाल्लाह हाई है, वरना थोड़ी सी बेइज्जती तो बंदे को समझ लग जाती होती है। नहीं, बात मजाक कह रहा हूं। अगर देखें ना, आपको रेट किस में चाहिए? पर एनम, मतलब सालाना रेट चाहिए होगा। अगर आपको सालाना रेट गिवन है तो फिर तो बस ओके है। लेकिन अगर आपको पर मंथ है, ये तो एक महीने का रेट है, हमें तो साल का रेट चाहिए, तो एक साल में कितने महीने होंगे? 12 महीने। तो मैं सिंपल एक महीने के रेट को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया 12 महीनों का रेट, मतलब साल का रेट। अब अगर मैं वही कह रहा हूं, एक क्वार्टर का रेट होता, एक क्वार्टर का मतलब होता है साल में 4 क्वार्टर है, तो मैं उस रेट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। अब आए जरा, इसका मुझे ए चाहिए, ए का फार्मूला क्या होता है? P × 1 + इसमें P कितना है?
इनटू 1 प्लस रेट कितना है 1.5% नहीं लिखूंगा 18% लिखूंगा 0. टाइम कितना है 10 साल 8 महीने जो पूरे साल है उसको तो लिखो पूरा प्लस 8 बाय अब समय लगी 4 मतलब अगर आज आप 1.5 लाख रुपया जमा करवाओगे या कहीं इन्वेस्ट करोगे या किसी को दोगे उसकी फ्यूचर क्या 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू है 4,38,000 और ये एक नॉर्मल चीजें हैं आप नॉर्मल सी बात देखिए कि आज अगर कोई चीज 1.5 लाख रुपए की मिल रही है ना आपको अगर 4, 5, 10 साल बाद इतनी वैल्यू तो बन ही जाएगी हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गई ना कुछ ऐसे से लेकिन नॉर्मली इतनी आती होती है ठीक होगी बात ये बातें अब क्लियर हो गई चले अभी बस आज इतना रखते हैं क्योंकि आज एक तो आवाम थोड़ी आज हफ्ता का दिन था ना तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको प्रॉपर